नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई स्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न रीट परीक्षा में और MP टेट, C टेट, UP टेट सब में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपनी विषय वस्तु स्पष्ट करने और सरलतम तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक और बोधगम्य हो जाती है, इसे ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अर्थ ये हुआ कि जिन विशेष प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग एक शिक्षक अपने अधिगम कार्य को, अपने अध्यापन कार्य को बेहतरीन बनाने के लिए करता है, उन विशेष प्रकार की वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। इसके प्रकार देखिए। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेत सिंह बाघेला के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। दो आधार है यहाँ पर। पहला आधार है निर्माण और दूसरा है प्रकृति। निर्माण के आधार पर दो प्रकार हैं, कठोर उपागम, दूसरा मृदुल उपागम। प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। इनमें से प्रश्न बहुत बार देखे गए परीक्षा में, तो एक एक कर पढ़ते हैं। निर्माण के आधार पर में सबसे पहले कठोर उपागम। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण या उपयोग करने में किसी तकनीक की आवश्यकता हो, मतलब जहाँ पर कोई विशेष तकनीक चाहिए, मतलब शिक्षक अपने स्तर पर उस सहायक सामग्री का उपयोग नहीं कर पाता, तो उसको कठोर उपागम कहा जाता है। जैसे टीवी, स्लाइड, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, सूक्ष्मदर्शी, प्रयोगशाला उपकरण, प्रोजेक्टर, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी टेक्निकल है, जिनमें तकनीक की आवश्यकता होती है, ज्ञान होना जरूरी होता है। दूसरा, मृदुल उपागम। निर्माण के आधार पर ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण और उपयोग एक शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर बिना किसी तकनीक की सहायता के कर सकता है, तो यह मृदुल उपागम कहलाते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, आप कक्षा में देखते हैं, ब्लैक बोर्ड, नोट्स, ग्लोब, मॉडल, चित्र, मानचित्र, सारणी, ग्राफ इत्यादि, जिनका निर्माण या उपयोग अपने स्तर पर कर सकता है, कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। अब पढ़ते हैं हम प्रकृति के आधार पर। तीन प्रकार है, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। सबसे पहले दृश्य सामग्री। वह सहायक सामग्री जिसमें केवल दृश्य के माध्यम में अधिगम होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पावर पॉइंट, प्रोजेक्टर, मानचित्र और चित्र। ये सारी वो चीज़ें हैं जो केवल दिखा करके बालकों का अधिगम आसान बनाया जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ होता है, पावर पॉइंट जिसमें स्लाइड्स चलती हैं, प्रोजेक्टर में दिखाए जाते हैं, और मानचित्र, चित्र इत्यादि भी दर्शनीय होते हैं। दूसरा है श्रव्य सामग्री। वह सामग्री जो केवल ध्वनि उत्पन्न करती है तथा ध्वनि ही, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्वनि ही अधिगम का माध्यम है, तो वह श्रव्य सामग्री के रूप में होती है। जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन इत्यादि। ये श्रव्य सामग्री के बेहतरीन उदाहरण है, और प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से श्रव्य सामग्री है, तो आप इन सब में से किसी एक को देखें तो वही आपका उत्तर रहेगा। तीसरा है दृश्य श्रव्य दोनों, मतलब दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो वह सहायक सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ऐसी सामग्री को दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। जैसे टीवी आप देखते भी हैं, टीवी में और सुनाई भी देता है। कंप्यूटर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, रंगमंच, कठपुतली इत्यादि, ये सब वे उदाहरण हैं जिनमें आपको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। नोट, रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त करके अधिक दूरी तक सुनने में ट्रांजिस्टर मदद करता है, और टेप रिकॉर्डर का क्या काम है, तो यह समय सीमा को समाप्त कर देता है। अब पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक के विशेष संदर्भ में। मतलब पाठ्य पुस्तक जो है वो मुख्य एक शिक्षण सहायक सामग्री है, इसके बारे में जानते हैं। विषय वस्तु के पाठों का समुचित या संकलित रूप ही व्यवस्थित तरीके से पाठ्य पुस्तक होती है। ये सामान्य अर्थ है पाठ्य पुस्तक का, कि जो विषय वस्तु के जो भी पाठ है, उन सभी पाठों का संकलित रूप पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक देखिए यहाँ पर इसका परिचय। भारत में शिक्षा की परंपरा बड़ी पुरानी है, और पुराने समय में भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था जिसे हम ग्रंथ कहते थे। प्रश्न आ सकता है, पुराने समय में पाठ्य पुस्तक को भारत में क्या कहा जाता था? तो
ग्रंथ कहा जाता था। वहीं ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? ग्रंथ यानी बांधना, गूंथना इत्यादि, नियमित रूप से जोड़ना या क्रमानुसार रखना। आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए हम बुक शब्द का प्रयोग करते हैं, बुक यानी किताब, और बुक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के एक शब्द है, यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है बीक। इस बीक शब्द से बुक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ वृक्ष होता है। और वहीं फ्रांसीसी भाषा में भी शब्द है बीक, जिसका अर्थ होता है वृक्ष की छाल। तो ये तो हो गया परिचय, मतलब अवधारणा पुस्तक की। अब श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार पाठ्यपुस्तक की परिभाषा: पाठ्यपुस्तक किसी विद्यालयी या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व जिसमें समाहित होते हैं। और कार्टर वी गुड के अनुसार, देखिए ये परिभाषाएं जो है, जो इनको उचित लगा वैसी परिभाषाएं हैं, उनमें शब्द वही हैं, इसलिए इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप आप नहीं करें। पाठ्य विभिन्न पाठ्यचर्या का एक व्यवस्थित समूह है या विभिन्न विषयों का व्यवस्थित क्रम है जो एक विशेष क्षेत्र के अध्ययन में निष्णात का मतलब होता है मास्टर, पूरी तरह से मालिक होना उस मास्टर का, तो उसके लिए यह प्रमाणित करने का एक साधन है पाठ्यपुस्तक। मतलब पाठ्यपुस्तक में विषय संबंधित समस्त जानकारी विस्तार से लिखी जाती है। तो भाषा शिक्षण और शिक्षण में पाठ्यपुस्तक बालकों के अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य: पहला, भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना, बालकों के ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करना और शब्द और सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि पुस्तकों में जानकारियों को विस्तार से लिखा जा सकता है। अब पाठ्यपुस्तक के गुण: 2 प्रकार के गुण यहाँ हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर मतलब मूलतः, तो देखिए मूलतः गुण है इसके विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, जैसे हिंदी में हिंदी से संबंधित बातें लिखी जाएगी। शैलीगत विविधता होगी इसमें, जैसा टॉपिक है उसके आधार पर लिखा जाएगा, वैसी शैली होनी चाहिए। मौलिकता रहेगी, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। भाषा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, जैसी कक्षा है उसके स्तरानुकूल। सौद्देश्यपूर्ण यानी कुछ उद्देश्य होना चाहिए लिखने का, और जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो दूसरा, बाह्य गुणों को देखते हैं पाठ्यपुस्तक के। इसका मूल्य उचित हो, जिल्द और कवरेज जो है वो मजबूत हो, सही हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, चित्र बने हुए हो उसमें ताकि समझने में आसानी हो, कागज़ अच्छा हो, मुद्रण, छपाई या टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नाम लिखा हुआ हो पुस्तक पर जिससे पहचान आसान हो, आकार उचित हो जिसको हाथ में रखा जा सके, और डिजाइन इत्यादि भी, जो प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा होना चाहिए जो देखते ही दूसरे को आकर्षित करें। अब पढ़ते हैं हम अधम पाठक के लक्षण। अधम का मतलब ये है यहाँ पर जो सही नहीं पढ़ता है उस पाठक को हम अधम पाठक कहते हैं। अब वो किस आधार पर, देखिए इसके लक्षण, किसको हम अधम पाठक कहेंगे। सबसे पहले, विषय वस्तु को अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ना। बहुत फास्ट जो पढ़ता है वो अधम पाठक है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा। शब्दों को बहुत धीरे पढ़ना भी अधम है। शब्दों को बिना सोचे विचारे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना या वैसे ही पढ़ना अधम पाठन है। बिना अर्थ को समझे ही बोलना, अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार बोलना। गद्य को भी लय के साथ पढ़ना, जबकि लय के साथ तो पद्य को पढ़ा जाता है। और पढ़ते समय सिर हिलाना, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, तो ये आदर्श पाठन के लक्षण नहीं है, इसको अधम पाठन कहेंगे, और ऐसे पढ़ने वाले को अधम पाठक हम कहेंगे। दूसरा है श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। आपको श्रेष्ठ पाठक बनना है तो सबसे पहले माधुर्य होना चाहिए, जिस प्रकार आप पढ़ते हैं उसमें मधुरता होनी चाहिए, कोमलता से पढ़ना है, उचित लय के अनुसार उच्चारण करना है, शुद्ध स्वरों का उच्चारण करना है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए वर्तनी या बोलने में किसी प्रकार की, धैर्य हो जैसा लिखा हुआ है उसके अनुरूप, पदों का उचित विभाजन हो, और अंतिम है अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट उच्चारण जो श्रोता है उनमें एक प्रकार से आक्रोश या चिड़चिड़ापन को उत्पन्न करेगा और वो गलत ही सीखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने शिक्षण सहायक सामग्री का भली प्रकार से विश्लेषण कर लिया है और जानकारी प्राय जो पूछी जाती है उससे संबंधित जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, अगला टॉपिक आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, मूल्यांकन
और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब का समावेश, उन सब की जानकारी आपको इस अगले वाले वीडियो में मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।